नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज की इस वीडियो में हम 17 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पहले शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग आने वाले किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम देते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप अपने प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं। आज के जो ज़्यादातर प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं उसको गिरजेश प्रजापति जी के द्वारा भेजा गया है। पहले शिफ्ट का जो पेपर हुआ है बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। मैक्सिमम बच्चे आपके ऐसे हैं जो कि 70 या 75 के आसपास से अटेम्प्ट कर पाए हैं और साइंस का लेवल तो बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा था। तो आइए जो भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर करते हैं डिस्कस। तो पहला प्रश्न आया था जो कि सभी बच्चों ने यही बताया कि एड्स का पूरा नाम क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए एड्स एक जानलेवा बीमारी है और इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आपको ध्यान रखना है कि एड्स नाम का जो ये डिसीज है वो HIV नाम के वायरस के कारण होता है और इसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया पॉलिटी से कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था। तो पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत किया गया था और इसका उद्घाटन हमारे उस समय के पीएम जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले आपके राजस्थान में शुरू हुई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक मान्यता दी गई थी और हमारे संविधान में 16 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन उप विजेता था। अब देखिए प्रश्न हो सकता है कुछ अलग तरीके से भी पूछा गया हो। आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले साल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी इसमें रजत पदक जीतने वाली हमारे देश की पहली महिला रेसलर बनी है। नाम उनका है अंशु मलिक। किसने जीता था? अंशु मलिक ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था। फाइनल मुकाबला अंशु मलिक और अमेरिका की हेलेन लूसी के बीच में खेला गया था जिसमें अंशु मलिक हार गई थी और इस कारण इन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस कुश्ती चैंपियनशिप में हमारे देश की जो सरिता मोर हैं इन्होंने आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है। तो ये जो हमारा अनुच्छेद है आपके ऑप्शन में टोटल 3 दिए गए थे। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 की बात करें तो राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन या जो राज्य आपातकाल होता है उससे संबंधित है 356 और 360 हमारा वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। एक इसमें 358 दिया गया था जो कि आपातकालीन प्रावधान से संबंधित नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में जो आपातकाल का प्रावधान है ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है। मैं आपको हमेशा ही ये बताता रहा हूँ कि हमारे देश में साहित्य अकादमी के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं चाहे वो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार हो या फिर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हो या फिर बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, सारे ये जो पुरस्कार हैं ये हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं, उसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कोई भी पुरस्कार पूछा जाए ये टोटल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। पिछले साल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये आपके 22 भाषाओं में ही दिया गया था, 2 भाषाओं में ये पुरस्कार नहीं दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के विजेता कौन हैं तो हिंदी भाषा में ये जो पुरस्कार है वो आपके दया प्रकाश सिन्हा को मिला था, सम्राट अशोक नाम की उनकी रचना के लिए, और नमिता गोखले को मिला था अंग्रेजी भाषा में
ये पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में जैन का मतलब क्या है। अब इसमें कई सारे आपके ऑप्शन दिए गए थे, आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैन का मतलब होता है जीतने वाला। जो जिनके अनुयायी हों उन्हें हम लोग जैन कहते हैं। जिन शब्द जो है वो संस्कृत के जी धातु से बना है। जी का मतलब है जीतना, या फिर जिन माने आप कह सकते हैं जीतने वाला। तो जीतने वाला ये जैन धर्म में जैन का मतलब होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ओम के नियम का फार्मूला क्या है। तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल सा ये प्रश्न है। V = IR, जहाँ पर V आपके वोल्टेज को, I आपकी बहती हुई धारा को और R यहाँ पर रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है। 1827 में ओम महोदय के द्वारा ये फार्मूला दिया गया था। अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड महोदय के द्वारा जो अपना ऑक्टेव रूल दिया गया था, ये हमारा कौन से एलिमेंट से शुरू होता है और कौन से एलिमेंट पर जाकर के समाप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल था ये आपके शुरू होता है हाइड्रोजन से और ये समाप्त होता है आपके थोरियम पर। ध्यान रखिएगा, इनका ये जो अष्टक नियम है ये 1866 में प्रकाशित हुआ था। इनके द्वारा जो हमारे तत्वों का बंदोबस्त था वो आपके परमाणु द्रव्यमान के ऊपर किया गया था, यानी कि परमाणु द्रव्यमान पर यह आधारित था। और इन्होंने अपने नियम में कहा था कि हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व के गुणों में समानता रखता है, यानी कि तत्व के बाद जो 8वें नंबर का एलिमेंट होगा उसके साथ में गुणों में समानता रखता है। ये न्यूलैंड महोदय ने अपने नियम में कहा था। अगला प्रश्न पूछा गया कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। पेरियार नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे केरल राज्य में बहती है। कहाँ पर? केरल राज्य में ये नदी हमारी बहती है। फिर एक प्रश्न शायद आया था कि एलिसा टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा का पूरा नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो इसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोएस्से। और मुख्य रूप से ये जो आपका टेस्ट है वो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि आपके शरीर में जो ब्लड है उस ब्लड में कितनी एंटीबॉडीज मौजूद हैं उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे। तो भारत के अगर हम लोग पहले लोकपाल की बात करते हैं तो उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। क्या नाम है? पिनाकी चंद्र घोष इनका नाम है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी 2 महीने पहले ये आपके सेवानिवृत्त हो गए हैं और इसीलिए भारत के लोकपाल का इस समय जो प्रभार है वो आपके पूर्व जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती के पास में है। तो अगर करंट का पूछा गया होगा तो प्रदीप कुमार मोहंती आप लोग टिक करेंगे, और 2 महीने पहले का या फिर पहला लोकपाल पूछा गया होगा तो आपका उत्तर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। एक प्रश्न और आया था बहुत ही सिंपल सा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या है। मैं आपको इसके बारे में भी कई बार बता चुका हूं कि इसका यूज मुख्य रूप से एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। यानी कि अगर आपको एसिडिटी की समस्या होती है तो उस स्थिति में आप लोग मैग्नीशिया के मिल्क का यूज करते हैं और इसका फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस होता है इसका फार्मूला। कुछ अन्य रासायनिक नाम और समीकरण मैं आपको बता देता हूं जिनसे पिछली बार काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे सिंपल नमक वाला सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है। Na2CO3.10H2O तो सोडियम कार्बोनेट है, इसे हम लोग धावन या वॉशिंग सोडा कहते हैं। उसके बाद में NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसे हम लोग बेकिंग या खाने वाला सोडा कहते हैं। इसी प्रकार से CuSO4.XH2O तो ये आपका कॉपर सल्फेट है, इसे हम लोग नीला थूथा या ब्लू विट्रियोल कहते हैं। और ये सारे पिछली बार ग्रुप डी में बहुत बार पूछे गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। अब इसमें मैं 100% श्योर नहीं हूँ। वैसे विटामिन डी के केमिकल नेम की बात करें तो ये हमारा कैल्सीफेरोल होता है, आपको अच्छे से पता होगा। विटामिन ए की बात करें तो इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है, इससे आपकी रतौंधी होती है।
विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। स्कर्वी इसके कारण होता है, खट्टे फलों में ये पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। रिकेट्स नाम की बीमारी इससे होती है, इसकी कमी से मतलब। विटामिन ई की बात करें तो इसका नाम टेकोफेरॉल है। आपको बताना है विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है, वो आप लोग नीचे कमेंट में लिखिएगा। विटामिन के की बात करें तो फ्लोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है और इसकी कमी से शरीर में जो आपका ब्लड है उसका थक्का नहीं जमता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि हमारे देश में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या दिया गया था, सुनिए जरा। राजस्थान, गुजरात, मेघालय और मध्य प्रदेश। देखिए, जब सदाबहार आपके सामने आ जाए तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ऐसे वन मुख्य रूप से आपके उन राज्यों में मिलेंगे जहां पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। और सबसे अधिक वर्षा वाला नाम यहाँ पर आप लोग आँख मूंद करके भी चेक कर सकते हैं, ये मेघालय है। मेघालय में आपके सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसीलिए जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है ये कब बदला गया था। आपको ध्यान रखना है कि 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया था और अब इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये 1991-92 में शुरू किया गया था। सबसे पहली बार विश्वनाथन आनंद को ये पुरस्कार दिया गया था। हमारे देश में ध्यानचंद जी के नाम पर एक और पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो वो जो पुरस्कार है वो 2002 में शुरू किया गया था। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। पिछले साल ये जो हमारा खेल रत्न पुरस्कार है वो टोटल आपके 12 खिलाड़ियों को दिया गया था। अगला प्रश्न वैक्सीन मैत्री से था, तो एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं मिला है। मैं आपकी जानकारी के लिए इतना बता देता हूं कि पिछले साल सितंबर या अक्टूबर में भारत सरकार के द्वारा वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी और यह इनिशिएटिव मुख्य रूप से भारत सरकार का एक ऐसा उपक्रम था जिसके अंतर्गत भारत के जो भी एलाई कंट्री हैं, यानी कि जो भी हमारे सहयोगी या पड़ोसी देश हैं, उनको हम लोग देते हैं वैक्सीन इसके अंतर्गत। तो इस पहल के अंतर्गत सबसे पहली बार भारत के द्वारा जो वैक्सीन है वो भूटान और मालदीव को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न आया था कि वर्ष 1930 में निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह हुआ था। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि जो नमक मार्च है या फिर आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कह सकते हैं, ये हमारा हुआ था 1930 में। तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न था मतलब एक समीकरण। तो समीकरण से शायद 2-3 प्रश्न आ जाए थे कि आपके सामने जो रेस्पायरेशन होता है, जो हमारा श्वसन है, उसका रासायनिक समीकरण था और उसे आपको बैलेंस करना था। अब मैं आपको एग्जैक्ट समीकरण बता देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में ग्लूकोज है, ये आपके ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है और अपक्रिया के बाद में यहाँ पर आपके कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बनते हैं और 6 अणु बनते हैं पानी के। इसके अलावा एटीपी के माध्यम फॉर्म में आपकी ऊर्जा यहाँ पर जनरेट होती है। तो ये सिंपल सा समीकरण है, ये मैंने आपको करवाया भी था, ध्यान रखिएगा। ये हमारा हो जाएगा रेस्पायरेशन का समीकरण। फिर एक प्रश्न था कि आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या से, कि परमाणु त्रिज्या में क्या चेंज होता है आपके आवर्त में या फिर ग्रुप में। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं उस स्थिति में जो भी हमारे एटम होते हैं उनमें एक एक सेल बढ़ते जाते हैं और सेल बढ़ने के कारण जो आपकी एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ती जाती है, यानी कि ग्रुप में जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता जाता है। जबकि अगर हम लोग आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त में आप लोग अगर बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो हमारा एटॉमिक रेडियस है ये आपका कम होता है। तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट। फिर एक प्रश्न था कि अवतल लेंस में प्रकाश की किरण के द्वारा बनाया गया कोण। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको लेंस और मिरर के ऊपर ही करवाया था डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। डिटेल में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आपके कोई कोण से संबंधित प्रश्न आया था कि अवतल लेंस में अगर प्रकाश की किरण जो है वो इस प्रकार से आपके लेंस पर पड़ती है तो यहाँ पर किस प्रकार का इमेज बनेगा।
एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं मिल पाया है, बस मैंने आपकी जानकारी के लिए अवतल लेंस में इमेज फॉर्मेशन के जो 3 रूल हैं उन तीनों रूलों को आपके सामने रख दिया है। जैसे कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल जाती है तो ये आपके रिफ्लेक्शन के बाद में बाहर की ओर चली जाती है और F2 से आती हुई ये प्रतीत होती है। अगर कोई आपके ऑप्टिकल सेंटर से जाती है किरण तो ये सीधी निकल जाती है, और अगर कोई किरण इस प्रकार से हमारी आंखें आपतित होती है तो ये हमारे मुख्य अक्ष के जाती है पैरेलल। तो ये 3 रूल हैं। ये रूल अगर आपको पता है तो आसानी से आप इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न आया था कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का फॉर्मेशन हुआ था और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो हमारे देश के पीएम यानी कि जवाहरलाल नेहरू साहब ही थे। आपको ये ध्यान रखना है कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा देश के पीएम ही होते हैं। तो पहले के जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं पर अगर हम लोग उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो उपाध्यक्ष का नाम था गुलजारी लाल नंदा। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर एक प्रश्न आया था कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाले कारक कौन हैं, या फिर हमारे सूक्ष्म जीव ऐसे कौन हैं जो मित्र हैं, या फिर आपके इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने वाले जीव कौन से हैं। अलग अलग तरीके से ये प्रश्न हो सकता है। तो ये हमारे होते हैं, एक तो आपका कवक है फंगस, और एक हमारा होता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। तो ये कुछ आपके ऐसे जीव सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि एक प्रकार से पर्यावरण में बैलेंस बना करके रखते हैं। फिर एक प्रश्न आया था कि किस देश ने कोविड-19 वायरस के लिए पशुओं की पहली वैक्सीन बनाई थी। अगर ये प्रश्न आया होगा तो ध्यान रखिएगा, रसिया के द्वारा ये वैक्सीन बनाई गई थी और इसका नाम था कॉर्नीवैक। क्या नाम था? इस वैक्सीन का नाम था कॉर्नीवैक। एक प्रश्न और आया था कि जनवरी 2021 में वी अनंत नागेश्वरन हमारे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने थे। आपको ये बताना था कि इन्होंने किसका स्थान लिया था। तो अगर आपने इससे पहले की एनालिसिस देखी होगी एमटीएस वगैरह की, तो वहाँ पर भी ये प्रश्न कई बार आए थे और मैंने आपको बताया था कि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे और इन्होंने आपके इस्तीफा दे दिया था। उसके 3 मंथ के बाद में बी अनंत नागेश्वरन हमारे भारत के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुए थे उन सारे प्रश्नों को मैंने डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको यहाँ पर पसंद आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको पहले शिफ्ट के कुछ प्रश्न याद हैं तो आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, या फिर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।